राम जी, आज का अपना टॉपिक है हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्ति। देखो इसमें तो एक दो प्रश्न पक्का आ जाओ पेपर में। हरियाणा के ऐतिहासिक आदमियों का, व्यक्तियों का जिक्र आप आज करांगे। तो सबसे पहले जो है हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्ति है, उनके अंदर आप जिक्र करांगे राजा हर्षवर्धन का। देखो हर्षवर्धन का जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं पहले वीडियो में, इसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगा हर्षवर्धन के बारे में। देखो हर्षवर्धन जो था प्रभाकर वर्धन का बेटा था। 590 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन का जन्म हुआ था, यानी जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। उसके बाद में हर्षवर्धन गद्दी कब बैठा था? 7वीं शताब्दी में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी के ऊपर बैठा है। ठीक है। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था? बाण भट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट ने किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या है? अरसचरित। कौन सी किताब लिखी थी बाण भट्ट ने? अरसचरित नामक किताब किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। इसके बाद में बाण भट्ट जो है, इस बाण भट्ट ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है कादम्बरी। और ये कादम्बरी जो है वो भारत का पहला उपन्यास है। इसके बाद हर्षवर्धन की राजधानी पूछ जाती है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? हरियाणा का थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र जिले का, ये हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती, प्रारंभिक राजधानी थी। इसके पाछा अपन हर्षवर्धन के बारे में दो तीन चीज और याद रखनी है, दो तीन किताब याद रखनी। एक तो है इसकी प्रसिद्ध किताब नागानंद, यह बहुत जरूरी है। दूसरी है प्रियदर्शिका। तीसरी किताब है रत्नावली। ये तीनों के तीनों नाटक थे। इसने संस्कृत भाषा के अंदर तीनों के तीनों नाटकों को लिखने का काम किया था। बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता। तीसरी बात, इसका दरबार में एक व्यक्ति वार्ता था, चीनी यात्री था जिसका नाम था हवेन स्वांग। हवेन स्वांग चीनी यात्री किसके दरबार में वार्ता था? हर्षवर्धन का दरबार में वार्ता था। ये हवेन स्वांग जो हरियाणा में 633 से लेकर 643 ईस्वी तक अपने हरियाणा के अंदर हर्षवर्धन के दरबार में थानेश्वर में रहा था। ठीक है। गल्ला अपना नंबर 2 में बाण भट्ट के बारे में पढ़ लेना है। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। इसने कौन सी किताब लिखी थी? अरसचरित किताब लिखी। 3 नाटक है, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हवेन स्वांग किसके शासनकाल में था? हवेन स्वांग जो है यो हर्षवर्धन का शासनकाल में 633 से लेकर 643 तक अपने देश में रहा था। ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन के बाद जिक्र हुआ है, अगला जो राजा है वो है सम्राट हेमू का जिक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है सम्राट हेमू। हेमू के बहुत प्रश्न पूछे एचएसएससी ने। देखो हेमू का जन्म हुआ था हरियाणा के रेवाड़ी में। जन्म कहां पर हुआ था हेमू का? हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हेमू का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य की उपाधि से इसने अपने आप को नवाजा था। और ये 7 अक्टूबर 1556 को इसने अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। और उसके बाद में ये बंदा बंगाल से लेकर करता है बंगाल से पंजाब तक राजा हेमू ने 22 लड़ाइयां लड़ी थी। कितनी लड़ाई लड़ी थी? 22 लड़ाइयां लड़ी थी और जीता था। और इस बंदे को ये अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाला। और इसका एक ही टारगेट था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का इसका टारगेट था। बाद में पानीपत का जो दूसरा जो युद्ध होता है, पानीपत के दूसरे युद्ध के अंदर बैरम खान, ऑप्शन में बैरम खान ना मिले तो अकबर मिलेगा। बैरम खान वर्सेस हेमू के बीच में युद्ध होता है। बैरम खान की जगह अकबर भी आसका कोई दिक्कत को नहीं। उस युद्ध के अंदर राजा हेमू की धोखे से हत्या कर देता है। कौन करा हत्या? बैरम खान या फिर अकबर जो हत्या कर देता है। और जिस इतिहास में जिस अकबर को महान पढ़ाया जाओ है ना, उस अकबर ने 13-14 साल का था अकबर, 13 साढ़े 13 साल का। उस अकबर ने राजा हेमू के फादर सेठ पूर्णचंद 80 साल का बूढ़ा आदमी बुला लिया पानीपत के युद्ध के मैदान में। उड़ा बुला के कहा कि इस्लाम स्वीकार कर ले। तब सेठ पूर्णचंद ने कहा कि मैं तो हिंदू रहा हूं, हिंदू ही मरूंगा, सनातन हूं, इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता, जो दंड देना दे दे। तब जिस इतिहास में जिस अकबर को मान के आ जाओ ना, उस अकबर ने 80 साल के सेठ पूर्णचंद की सिर धड़ से अलग कर दिया था। और उसके बेटे महान राजा हेमू की भी हत्या कर दी। दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाला पहला अंतिम हिंदू शासक कौन है? राजा हेमू, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक है। उसके बाद में प्रमुख व्यक्तित्व या फिर ऐतिहासिक व्यक्तित्व में अगला जिक्र हुआ है। ये थोड़े जल्दी करवाए हैं क्योंकि आप ये कर चुके हैं। अगला जिक्र हुआ है अल्ताफ हुसैन हाली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न उठे। देखो अल्ताफ हुसैन हाली जो है बहुत बड़ा कवि था उर्दू का। और इसका जो जन्म हुआ था वो 1837 में हुआ था हरियाणा के पानीपत जिले में। ऐतिहासिक भूमि है पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत ने बोला जाओ है।
1837 में पानीपत में किसका जन्म हुआ था? अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था। बहुत बड़े उर्दू कवि थे, यानी अल्ताफ हुसैन अली कौन सी भाषा के कवि थे? उर्दू भाषा के कवि थे। इनकी एक दो रचना आपने याद रखनी, एक तो तिरिया के मजमूम, ये बहुत बार पूछी गई है। तिरिया के मजमूम ये किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन अली ने लिखी थी। दूसरा जो है नज़म ए हाली, नज़म ए हाली, यह भी किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी नज़म ए हाली। इसके अलावा उर्दू साहित्य के अंदर हरियाणा सरकार जो है इनके नाम से एक पुरस्कार भी देव है, जिस पुरस्कार का नाम क्या है? हाली पुरस्कार। यानी उर्दू साहित्य के जो अच्छा काम जो उर्दू साहित्य में करा उनको हाली पुरस्कार दिया जाओ है। ये किस को दिया जाता है? जो उर्दू में अच्छा काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेजों का अपना देश गुलाम हुआ करता, गुलाम देश में अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी इनको, अल्ताफ हुसैन अली को, शमसुल उलेमा। उपाधि कौन सी थी? शमसुल उलेमा। शमसुल उलेमा की उपाधि से अल्ताफ हुसैन अली को नवाजा गया था। उसके बाद में एक और प्रश्न आया है कि किस उर्दू कवि ने उर्दू का घोषणा पत्र जारी किया था? तो आपने याद रखना है, जो उर्दू का घोषणा पत्र जो है वो अल्ताफ हुसैन अली ने जारी किया था। उर्दू का घोषणा पत्र किसने जारी किया था? अल्ताफ हुसैन अली ने किया था। उर्दू साहित्य के ऊपर इस शख्स की बहुत बड़ी पकड़ थी। अंतिम प्रश्न आपने इसके बारे में क्या याद रखना है? इनके जो गुरु जो थे महान मिर्जा गालिब, महान उर्दू के शायर कहिए, मिर्जा गालिब के शिष्य हुआ करते थे अल्ताफ हुसैन अली। बहुत बड़े शायर हुआ करते थे आदरणीय अपने मिर्जा गालिब साहब। एक दो शायर अगर इच्छा हो तो सुना दूं। उन्हें देख चेहरे पे आती है रौनक, उन्हें देख चेहरे पे आती है रौनक, और वो सोचते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, और वो सोचते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अगला सुना दूं एक और। ख्वाहिशों का काफिला भी कितना अजीब है गालिब, कि ख्वाहिशों का काफिला भी कितना अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता। एक और सुनाऊंगा फिर आप टॉपिक पोल्टे आ जाएंगे। तेरे हुस्न को पर्दे की जरूरत नहीं है गालिब, तेरे हुस्न को पर्दे की जरूरत नहीं है गालिब, कौन होश में रहता है तुझे देखने के बाद, कौन होश में रहता है तुझे देखने के बाद में। महान मिर्जा गालिब का शिष्य कौन था? अल्ताफ हुसैन अली। दोबारा रिपीट करवा दूं, 1837 पानीपत में जन्मा था। शमसुल उलेमा की उपाधि अंग्रेजा ने दी थी। तिरिया के मजमूम या बहुत इंपोर्टेंट इसकी रचना या याद रख लियो। आली शब्द लास्ट में लग गया तो बेराबर नज़म आली किसने लिखी थी? अल्ताफ हुसैन अली ने लिखी थी। आली पुरस्कार अपना उर्दू का क्षेत्र में दिया जाओ है। मिर्जा गालिब के शिष्य हुआ कर दे। उर्दू का घोषणा पत्र इन्हें क्या किया था? जारी किया था। 1914 के अंदर अल्ताफ हुसैन अली की मृत्यु हो जाओ है। मरिया कब था? 1914 में जन्मा था। 1837 में कड़ा जन्मा था? हरियाणा के पानीपत में जन्मा था। ठीक है, आगे चलना। देखो साथ साथ आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर कॉपी में नोट्स बनाते रहा करो आप। ठीक है, अगला जिक्र आओ है पंडित दीनदयाल शर्मा का। पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित दीनदयाल शर्मा। देखो इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था 1863 में। 1863 के अंदर हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म हुआ था। सिर्फ दो बात इनकी याद रखनी है। दीनदयाल शर्मा का जन्म 1863 झज्जर में हुआ था। एक तो 1886 के अंदर इन्होंने सनातन धर्म सभा, सनातन धर्म सभा का गठन किया था या स्थापना करी थी 1886 में। दूसरी बात याद रखनी है, सन 1897 के अंदर हरिद्वार में भारत धर्म मंडल की स्थापना करी थी। भारत धर्म मंडल की स्थापना हरिद्वार के अंदर करी थी। भारत धर्म मंडल 1897। बस ये तीन चीज आपने याद रखनी है। दीनदयाल शर्मा का जन्म 1863 में हुआ था, झज्जर में हुआ था। 1886 में सनातन धर्म सभा की स्थापना करी थी या फिर हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में शख्स एक थे। 1897 में भारत धर्म मंडल की स्थापना किसने करी थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने करी थी। ठीक है, उसके बाद अगला ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिसका नाम है बंसीलाल। बंसीलाल, देखो बंसीलाल का जो जन्म है वो आया था 1927 के अंदर हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के अंदर।
भिवानी जिले का जो गोलागढ़ गांव जो है, गोलागढ़ गांव में बंसीलाल का जन्म होता है। देखो बंसीलाल को एक तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाओ है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको कहा जाओ है, बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा एक बात और आपने बंसीलाल की याद रखनी है, याद करो 26 जून 1975, 26 जून 1975 को भारत में तीसरी बार आपातकाल लगा था, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इस देश में 26 जून 1975। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुआ करते, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, और 26 जून 1975 को हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे बंसीलाल। जब देश में आपातकाल लगा तो आपातकाल लगने की घोषणा होती है, तो उस समय बंसीलाल जो हैं हरियाणा के भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर गए हुए थे, और गोलागढ़ गांव के अंदर लैंडलाइन फोन के ऊपर एक फोन आता है, और फोन करने वाला व्यक्ति ये सूचना देता है उनको कि आप जल्दी से चंडीगढ़ जाइए और अपना इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा देके आप तुरंत दिल्ली पहुंचिए। और बंसीलाल ऐसा ही करते हैं। वो फोन दरअसल पीएमओ का था। बंसीलाल चंडीगढ़ जाते हैं मुख्यमंत्री के पद से, राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं, उसके बाद दिल्ली लौटते हैं, और जब दिल्ली लौटे गए तो 1975 के अंदर बंसीलाल को भारत का रक्षा मंत्री बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति आपातकाल के समय देश का रक्षा मंत्री बना था? तो 1975 से लेकर आपातकाल 1977 तक रहा था। 1977 तक बंसीलाल अपने देश के बने थे? रक्षा मंत्री बने थे, याद हो जाएगा। उसके बाद में देखो कांग्रेस में रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में क्या होगा, कांग्रेस से मोह भंग हो गया और एक पार्टी बनाई थी इन्होंने, पार्टी का नाम है हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई थी? हरियाणा विकास पार्टी का जनक कौन है? बंसीलाल जो है हरियाणा विकास पार्टी का जनक है। देखो इस तरह मिलती जुलती एक और पार्टी है जिसका नाम है हरियाणा विशाल पार्टी। देखो यह जो हरियाणा विशाल पार्टी है यह हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी है। राव वीरेंद्र सिंह ने इसको बनाया था। राव वीरेंद्र सिंह ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था। हरियाणा की पहले क्षेत्रीय पार्टी है और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी और उसी दौरान 1996 के अंदर बंसीलाल ने 1996 से 1998 तक हरियाणा के अंदर कह रहा था शराबबंदी रही थी। 41 साल की उम्र में बंसीलाल हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। भिवानी कभी हरियाणा की चौधर का जमावड़ा हुआ करता था भिवानी के अंदर। देखो दोबारा फिर रिपीट करूं, बंसीलाल जन्म 1927 गोलागढ़ में हुआ था। आधुनिक भारत हरियाणा का निर्माता किसने बोला जाए? बंसीलाल ने। पार्टी कौन सी बनाई थी? हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। 1996 तो 1998 क्या करा था? शराबबंदी लागू करी थी। ठीक है, उसके बाद में 26 जून 1975 जब अपने देश में पहली बार आपातकाल लग गया था, तीसरी बार आंतरिक आपातकाल था। पहली बार आंतरिक आपातकाल था, वैसे तीसरी बार आपातकाल था। जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा करी तो बंसीलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और देश के बन गए? रक्षा मंत्री बन गए। शराबबंदी 96 से 98 के बीच में शराबबंदी करी थी। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी, बाद में फिर कांग्रेस में विलय कर दिया था उसका। दूसरी चीज याद रखनी, इसी मिलती जुलती एक पार्टी है हरियाणा विशाल पार्टी, जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो आप गलत आप नोट्स बना लिया करो, आपको बहुत फायदा होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा का अगला लाल है देवीलाल। देवीलाल देखो, देवीलाल जो है ताऊ के नाम से मशहूर हैं, जननायक के नाम से मशहूर हैं। देवीलाल देखो, देवीलाल का जो जन्म है 1914 के अंदर हुआ था, सिरसा जिले के तेजाखेड़ा के अंदर। सिरसा जिले के तेजाखेड़ा के अंदर 1914 में जन्म हुआ था। दो बात देवीलाल की याद रखनी है। एक तो साल 1989 के अंदर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, इस सरकार के अंदर देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 1989 में भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार 1990 में कांग्रेस के सहयोग से चंद्रशेखर सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और चंद्रशेखर सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनके मंत्रिमंडल में भी ताऊ देवीलाल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यानी दो बार उप प्रधानमंत्री रहे, 1989 और 1990। यहां कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनी थी। विडंबना देखिए, चंद्रशेखर सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के प्रधानमंत्री की सरकार। आप जिस हरियाणा पुलिस के टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, इस हरियाणा पुलिस के मात्र 2 सिपाहियों के कारण इस देश की सरकार गिर जाती है केंद्र की। सोच के देखो, राजीव गांधी के सहयोग से चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दे रखा था। एक दिन राजीव गांधी दौड़ते भारत जब अपना घर 10 जनपद पर पहुंचे तो हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही सादी वर्दी में मिल गए, और जब सादी वर्दी में मिले तो
राजीव गांधी ने पूछा कि यहां क्या कर रहे हो। उन हरियाणा पुलिस के 2 सिपाहियों ने झूठ बोल दिया कि हमें तो यहां चंद्रशेखर ने भेजा है जासूसी करने के लिए। राजीव गांधी ने कुछ नहीं सुना, आग बबूला हो गया कि मैंने सरकार में समर्थन दे रखा है और मेरी जासूसी ये शख्स करवा रहा है। तुरंत राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के पास जाते हैं और जाकर के कांग्रेस के सांसदों का जो समर्थन वाला पत्र था वो वापस ले लिया। और इस तरह से हरियाणा पुलिस के मात्र 2 सिपाहियों के कारण इस देश की प्रधानमंत्री यानी केंद्र की सरकार गिर जाती है। महान देश है। उप प्रधानमंत्री 2 बार कौन रहे थे? 1989 में देवीलाल, 1990 में फिर देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे थे। साल 2001 के अंदर देवीलाल की मृत्यु हो जाती है। 2001 में देवीलाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तेजाखेड़ा या फिर चौटाला गांव को हरियाणा की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि देवीलाल की बहुत सारे वंशज जो हैं वर्तमान समय में हरियाणा की राजनीति में हैं। आगे चला, उसके बाद अगला जिक्र आता किसानों के मसीहा सर छोटू राम का। और सर छोटू राम के बारे में बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाओ हैं, बार बार आओ हैं, लगभग पेपर में संभावना रहो। देखो, सर छोटू राम का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881। 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के गढ़ी सांपला के अंदर, रोहतक जिले का जो गढ़ी सांपला जो है, गढ़ी सांपला में सर छोटू राम का जन्म हुआ था 1881 में। गढ़ी सांपला कड़ा पड़ा है? रोहतक जिले में पड़ा है, ठीक है। उसके बाद में सर छोटू राम का जो असली नाम है वो पूछा गया था। बचपन का असली नाम था रिछपाल, लेकिन अपना गामा में क्या आदत हो है भाई, बालक का नाम बिगाड़ा। परिवार में सब तो छोटा था, इसलिए सबसे छोटा होने के कारण इनको छोटू कह के बुलाया करते थे। बाद में जब एडमिशन लिया तो स्कूल में भी नाम इन्होंने छोटू राम रख दिया और आगे चलकर बहुत बड़े लेवल के ऊपर छोटू राम पहुंचते हैं। नाम बिगाड़ने की अपना आदत है, हर गाड़ में देख लियो काला पक्का पाओगा अपना, लगभग गाड़ में पाई जाए काला अपना हरियाणा में। रिछपाल जो है बचपन का नाम था, ये बाद में क्या नाम पड़ गया? छोटू नाम पड़ गया। देखो, सर छोटू राम को जमींदारों का मसीहा कहा जाओ है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है, दीनबंधु कहा जाता है, दीनबंधु, ठीक है। उसके बाद में अपने 1-2 बात और याद रखनी। एक तो बीए की पढ़ाई करते पूरी करी थी, सेंट स्टीफन कॉलेज से करी थी। देखो, सर छोटू राम ने सेंट स्टीफन कॉलेज जो है, सेंट स्टीफन कॉलेज से छोटू राम ने बीए की पढ़ाई करी थी। ये प्रश्न आया तो उन्हें, लेकिन आने के चांस से संभावना है भी जगह बरा। उसके बाद में अगले अपने याद रखने जो बार बार प्रश्न पूछे जाओ कि सर छोटू राम ने एलएलबी की पढ़ाई करते पूरी करी थी, यो बार बार प्रश्न पूछे जाओ। जो आगरा यूनिवर्सिटी है ना, आगरा यूनिवर्सिटी से सर छोटू राम ने एलएलबी की पढ़ाई पूरी करी थी, या जरूर याद रख लियो, 4-5 बार पूछ ली कम तक। उसके बाद में सर छोटू राम ने हरियाणा के रोहतक जिले से साल 1916 के अंदर एक उर्दू साप्ताहिक अखबार निकाला था जिसका नाम है जाट गजट। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 के अंदर उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था? जाट गजट है। किसने निकाली थी? सर छोटू राम ने निकालने का काम किया था, ठीक है। उसके बाद में साल 1923 बहुत इंपॉर्टेंट है, साल 1923 के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। साल 1923 में छोटू राम ने किसकी स्थापना करी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। सर फजल हुसैन, एक मुसलमान नेता था, सर फजल हुसैन के साथ में लग के, सर फजल हुसैन के साथ में लग के 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। इसका अगले साल, साल 1924 के अंदर क्या किया था? जमींदारा लीग की स्थापना करी थी। जमींदारा लीग की स्थापना करी थी। है बोले किसान, बोलना सीख ले, दुश्मन ने पहचान ले, बहुत देसी कहावत हुआ करती। 1924 में क्या किया था? जमींदारा लीग की स्थापना किसने करी थी? सर छोटू राम ने करी थी। 23 में यूनियनिस्ट पार्टी, सर फजल हुसैन जो एक मुस्लिम नेता थे, उनके आपस में मिलकर उन्होंने इनका निर्माण किया था, ठीक है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, भाखड़ा बांध का जिक्र बहुत जरूरी है, बार बार पूछा जाओ। भाखड़ा बांध का जनक किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को भाखड़ा बांध का जनक कहा जाओ है, याद हो जाओगा। भाखड़ा बांध का जनक किसने कहा जाओ? सर छोटू राम। 1916 उर्दू जाट गजट अखबार निकाला था। 1923 में क्या करा था? यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी फजल हुसैन के साथ में मिलकर। 1924 में इसको फिर जमींदारा लीग में बदल दिया था। जमींदारा लीग की स्थापना 1924 में वो है। भाखड़ा डैम जो है, भाखड़ा बांध का जन्मदाता किसने कहा जाओ है? सर छोटू राम ने कहा जाओ। 2 बात और याद रखने, एक तो है साल 1927। साल 1927 के अंदर अंग्रेजों ने एक उपाधि से नवाजा था, वो उपाधि है राय बहादुर की उपाधि। राय बहादुर की उपाधि, यानी सर छोटू राम को
यहाँ 1927 में वो सिर्फ छोटूराम थे, सर की उपाधि अब तक को नहीं मिली है। यानी 1927 में कौन सी उपाधि दी थी? राय बहादुर की उपाधि से अंग्रेजों ने नवाजा था। उसके बाद ठीक 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद क्या होगा? 1937 में छोटूराम को अंग्रेजों ने सर की उपाधि से नवाजा था, और साल 1937 के बाद उनका नाम में एक शब्द जुड़ गया, सर छोटूराम। यानी 27 में राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेजा ने, 1937 में कौन सी उपाधि दी थी? सर की उपाधि दी थी। इसके बाद सर छोटूराम इनका नाम पड़ गया, ठीक है। उसके बाद में अंतिम बात याद रखनी है, साल 1945। साल 1945 के अंदर लाहौर के अंदर सर छोटूराम की मृत्यु हो जाती है। मरे कड़े थे लाहौर में। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बार बार उड़ता, बहुत सारे जितने बोर्ड पे लिखवाए हैं स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार पेपर में प्रश्न उड़ता है, पक्का पूछा जाओ। दोबारा रिपीट कराऊं जल्दी जल्दी। सर छोटूराम जन्म हुआ था 24/11/1881, कड़ा हुआ था गढ़ी सांपला रोहतक मजाब में थे। जमींदारों का मसीहा कहा जाओ है, दीनबंधु भिन्ना कहा जाओ। बचपन में असली नाम क्या था? रिचपाल था। बालकपन में छोटू कह के पुकारा करते, इसलिए बाद में छोटूराम नाम पड़ गया। बीए करता करी थी, सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए करी थी, आगरा यूनिवर्सिटी से करी थी, LLB करने का काम कराया था। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। उर्दू का साप्ताहिक अखबार निकाला था 1916 में, जिसका नाम क्या है? जाट गजट, 1916 रोहतक से प्रकाशित किया था। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी सैयद फजल हसन, जो सर फजल हसन है, इनका गला व्याख्या करी थी। 1924 में उसको जमींदारा लीग का रूप दे दिया। भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसने कहा वहां पे, या वास्तुकार आ जाओ तो सर छोटूराम का नाम लिया जाता है। उसके बाद में 2 उपाधि याद रखनी, राय बहादुर की उपाधि 1927 में, ठीक 10 साल बाद किसकी उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि से नवाजा गया था। साल 1945 में क्या हो गया था? सर छोटूराम की लाहौर के अंदर मृत्यु हो जाती है। कर लिया। उसके बाद में अगला जो करैक्टर जो है हरियाणा के मशहूर जो व्यक्तित्व उनके अंदर, वो है सर सादी लाल का जिक्र आता है। बड़े महान पुरुष हैं सर सादी लाल। सर सादी लाल, देखो सर सादी लाल जो है, इनका जन्म हुआ था 1874 के अंदर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। देखो सर सादी लाल जो है, इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। 2-3 बात इनकी प्रमुख याद रखनी, ठीक है। सर सादी लाल को 1909 के अंदर राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। यानी सर सादी लाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी थी? 1909 में इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। साल 1913 में सर सादी लाल जो है वो पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले वो पहले भारतीय थे। पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सर सादी लाल। 1874 में रेवाड़ी में जन्मे थे। 1909 में इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि से 1909 में इनको नवाजा गया था, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आपका सेंटर कड़ा है जी? अपना सेंटर जो है बरवाड़ा है, हरियाणा का जिला हिसार, हिसार जिले का बरवाड़ा है। बरवाड़ा के अंदर बस स्टैंड के सामने उड़ान कैंपस है। जो कक्कड़ मार्केट जो है, कक्कड़ मार्केट के पीछे ये अपना उड़ान कैंपस है, बरवाड़ा में है। उसके बाद में अगला जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है उसके अंदर हरियाणा का एक लाल और रह गया, जिसका नाम है भजन लाल। एक लाल का जिक्र आप सब लास्ट में करांगे, मनोहर लाल। गरीबों का मसीहा कहा जाओ मनोहर लाल को, गरीब नवाज भी मनोहर लाल को आजकल कहने लगे। भजन लाल का जन्म 1930 के अंदर हुआ था बहावलपुर, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ा है बहावलपुर। भजन लाल का जन्म बहावलपुर में हुआ था। 2 बार प्रदेश के सीएम रहे। हाँ, एक चीज आपने बहुत जरूरी याद रखनी, एक तो केंद्र में देश के कृषि मंत्री रहे थे, दूसरे वन एवं पर्यावरण मंत्री। वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। 2 बार इस देश के मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, केंद्र के दोनों पद हैं। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। 1930 के अंदर बहावलपुर वर्तमान पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ था। कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन इनके बेटे हैं। राजनीतिक हैसियत से बड़े दूर चले गए क्योंकि समय किसी का नहीं होता है। और उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम करैक्टर है हमारा कल्पना चावला। हरियाणा के करनाल जिले की इस बेटी के साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ था, आज तक आपने बहुत कम पढ़ा हुआ, जिक्र जरूर करूंगा। और जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था, लेकिन यह बात सच्ची को नहीं। जिस टाइम पर बनारसी दास इनके जो पापा हुआ करते थे, कल्पना चावला का स्कूल में एडमिशन करवाने गए, उम्र छोटी थी,
क्योंकि जन्म अगले साल 62 में हुआ था। उम्र छोटी होने का कारण स्कूल में एडमिशन को नहीं होता, इसलिए जानबूझ करके उनकी उम्र छोटी करवाई थी। अब डॉक्यूमेंटा में जो सही जो तारीख हुआ 1 जुलाई 1961 आओगी, अगर पेपर में आओ तो यह करनी है। लेकिन वास्तविक जो जन्म हुआ था इनका वो था 17 मार्च 1962। 17 मार्च 1962 में जन्म हुआ था, लेकिन कागजा में उसकी तारीख के उम्र की 1 जुलाई 1961 कागजा में इनकी तारीख है। ठीक है। उसके बाद में कल्पना चावला, बनारसी दास चावला इनके फादर का नाम था, हरियाणा के करनाल के अंदर इस महान बेटी का जन्म हुआ था। ये भारतीय मूल की, देखो भारतीय मूल की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई है। भारतीय मूल की पहली महिला है जो अंतरिक्ष के अंदर गई। शुरू में साल 1997 के अंदर कल्पना चावला अंतरिक्ष के अंदर गई थी। शुरू में कब गई थी? 1997 के अंदर। और दोबारा जब वो गई थी 2003 के अंदर, आपको याद होगा एक यान था, इस यान का नाम आपने याद रखना है, कोलंबिया यान। कोलंबिया यान अमेरिका की जो स्पेस सेंटर जो है नासा ने अंतरिक्ष के अंदर खोज करने के लिए कोलंबिया यान से भेजा था भारत की, हरियाणा की महान बेटी कल्पना चावला को। आपको जानकर बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा दुख होगा। नासा कभी नहीं चाहता था कि हरियाणा की ये बेटी अंतरिक्ष में जाकर अंतरिक्ष के राज्यों को भारत की स्पेस एजेंसी जो है इसरो को जाकर बताए। और जब ये नासा का जो कोलंबिया यान जो था धरती से छोड़ा गया था, उसी समय इसकी एक टाइल गायब थी। जानबूझ करके नासा ने उस टाइल को गायब किया था। उस यान की अक्षमता इतनी थी कि वो ऊपर तो अंतरिक्ष में तो चला जाएगा, लेकिन धरती में नीचे आने से पहले वो फट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें अक्षमता कौन थी कि वो धरती की कक्ष में प्रवेश कर सके। जानबूझ करके नासा ने दुस्साहस किया था। 16 दिन तक, जितने दिन यह अंतरिक्ष में रही थी, सारी जानकारी लेते रहे नासा के वैज्ञानिक टोटली, लेकिन एहसास कौन नहीं होने दिया तारी मृत्यु निश्चित है। बाद में अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और कल्पना चावला को मारा गया था। मरी कौन थी? मारी गई थी कल्पना चावला। पहली तारीख 2 महीना और 3 की साल थी, यानी 1 फरवरी 2003 1 फरवरी 2003 को हरियाणा की महान बेटी शहीद हो जाती है। हजारों टुकड़े उस यान के हो जाते हैं। हत्या करी गई थी अमेरिका के द्वारा। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया का यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और भारत की हरियाणा की बेटी इसी के अंदर शहीद हो जाती है। एक प्रश्न, जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो कल्पना चावला का नाम आंख बंद करके करनाल ठोक दियो, लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रख लियो, कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला तारामंडल जो है यो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। कल्पना चावला तारामंडल कड़ा पड़ा है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ा है। बस यह बात याद रख लियो। जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961, यो जन्म मानना है। सही डेट के डेट ऑफ बर्थ के 17/3/1962। भारतीय मूल की पहली महिला थी, क्योंकि इससे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके हैं। 1997 में पहली बार गई थी, कोलंबिया यान से गई थी। किसने भेजी थी? नासा ने भेजी थी। 1 फरवरी 2003 को धोखे से नासा के द्वारा हत्या कर दी जाती है। खुलेआम कहता हूं मैं इस बात को। ये थे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति को। जे आपने नु लागा इस वीडियो का फायदा है तो सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका तो कुछ को जानता, हमने इस सकारात्मक ऊर्जा मिला है और प्रेरणा भी मिला है और ज्यादा वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर इतने हो गए, व्यूवर इतने हो गए। तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी ठोक दिया करो, कुछ को लगता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।